channel Zomophilic Shreyanshi. So from today's video, we are going to start with Animal Kingdom. Alright, Animal Kingdom एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। लाइक इन BSc सेमेस्टर 1 आपको पूरा नॉन कोऑर्डिनेटा पढ़ना है, एंड इन सेमेस्टर 2 और बाकी किसी सेमेस्टर में यू विल स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो in this video we are going to study about the basis of classification of animal kingdom. अब बात सुनो मेरी, होता क्या है कि हम लोगों ने R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है। उसमें वी नो दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स, starting from kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and then kingdom Animalia. Alright? अब ये जो kingdom Animalia है या फिर इसी को हम animal kingdom भी कहते हैं, ये kingdom अपने आप में काफी diverse kingdom है, ठीक है। There are n number of different organisms जो कि इस किंगडम के मेंबर्स हैं। सिंपल सी बात करते हैं, आपका डेली लाइफ एग्जांपल से मैं एक आपको एग्जांपल रिलेट करवाती हूँ। दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एकदम छोटा सा पॉरीफेरा आप ऐसे आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो यूजुअली मैरीन वाटर में या फिर उसका जो एक्वाटिक हैबिटेट है वो उसमें पाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मीन्स जो पॉरीफेरेंस है दे आर फाउंड इन वाटर, सो वो हमने देखा नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से अर्थवॉर्म तो सबने देखा है। अब ये जो अर्थवॉर्म है ना, ये एनिमल किंगडम का ही मेंबर, फाइलम एनेलिडा का मेंबर है, ठीक है। वहीं साथ ही में जो होमो सेपियंस है, दैट इज ह्यूमंस, वो भी एनिमल किंगडम के ही मेंबर है। Isn't it so interesting? फाइलम कॉर्डेटा का क्लास मैमल्स या फिर क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं होमो सेपियंस। बट इन लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी वी ऑल, वेदर इट इज अ छोटू सा अर्थवॉर्म या फिर मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर ऑन दिस अर्थ होमो सेपियंस, वी ऑल कम्स अंडर अ सिंगल किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सो अब नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे बोले तुम जानवर हो क्या, तो बोल देना हाँ वी आर एनिमल्स। सिंपल, इस पर बुरा लगने की कोई बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में वी कम्स अंडर किंगडम एनिमलिया। ऑलराइट, जोक्स अपार्ट। सो अब जो एक छोटा सा मच्छर है, मच्छर तो सबने देखा है ना, मच्छर को कैसे मारते हैं। अब एक छोटा सा मच्छर भी किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, और एक जायंट एलिफेंट भी किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, ठीक है। अब कुछ तो ऐसा हो, मतलब छोटू सा इतू सा मच्छर भी अगर हम एनिमल किंगडम के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, और बड़ा सा एक एलिफेंट को भी हम एनिमल किंगडम के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, तो अलग अलग उसका कुछ डिफरेंस तो होगा ना। मतलब कुछ तो ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिससे मच्छर, मॉस्किटो को हम अलग जगह प्लेस करें, है ना। मॉस्किटोज कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा, और बाकी जो आपका एलिफेंट है, जिराफ है, इन सबको हम अलग रखें। तो मैंने बोला, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एनिमल किंगडम इज द डाइवर्स किंगडम ऑफ ऑल। डाइवर्सिटी हर किंगडम्स में, नो डाउट, बट एनिमल किंगडम अपने आप में ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। तो अब इस एनिमल किंगडम को भी हमें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ गई, एंड आई होप कि आप लोगों को टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पता होगा। व्हाट डज इट मीन? टैक्सोनॉमिक हायरार्की मीन्स कि सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद बोलते जाओ मेरे साथ, क्लास, ऑर्डर, family, then genus and then species, ठीक है।
I have already uploaded the video regarding the taxonomic hierarchy and the trick to learn the taxonomic hierarchy. So if you haven't watched that video, go and watch that video as well after this. ठीक है? तो अब ये जो एनिमल किंगडम है ना, इसको डिफरेंट फाइलम्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 11 to 12, 11 से 12, in some books it is written as 11 and कुछ बुक्स बोलती हैं कि 12. तो इन पूरा जो एनिमल किंगडम है ना, उसको अलग अलग 11 to 12 फाइलम्स में, मेजर फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. अब ये मैं जो 11 to 12 फाइलम्स बोल रही हूँ, ये दे आर द मेजर फाइलम्स. ऐसे तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, बट यूजुअली जो हम पढ़ते हैं जितने फाइलम्स, दे आर 11 to 12 फाइलम्स, एंड ये जो फाइलम्स हैं इनको हम मेजर फाइलम्स कहते हैं. ठीक है? तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा कि भाई एक छोटा सा मच्छर जिसको हम मार देते हैं और एक बड़ा सा एलिफेंट, उसका तो हम बाल वाका भी नहीं कर सकते, है ना? तो इन दोनों में काफी जमीन आसमान का फर्क है ना. तो अब इनको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे वो हमें देखना है. तो इसीलिए जरूरत पड़ी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि अगर हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे कि भाई तुम छोटे हो, क्या हम साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, या हम अलग अलग बेसिस, मतलब कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, फीडिंग हैबिट्स, किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट एनिमल्स को, वो हम अभी यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ठीक है? सो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया. वैसे इसमें नोट करने वाला तो कुछ है नहीं, हायरार्की का, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का यहाँ पे नोट करने वाला कुछ नहीं है फिलहाल, और अगर नोट करना है तो पढ़ लीजिए. There are 11 to 12 major phylums according to different books. ठीक है? So अब स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम इस डाइवर्स एनिमल किंगडम को किस बेसिस पे क्लासिफाई करें. ऑलराइट, आ जाओ. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट basis of classification is level of organization. What does it mean? Level of organization means कि जो organism है, देखो kingdom animalia है अगर, तो मैंने जब आपको आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, तो मैंने यही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा एंड समटाइम्स किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं. बाकी के जितने भी किंगडम्स हैं, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर. बोला था मैंने, नहीं याद है तो वापस से मैं बता रही हूँ दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा सिर्फ यही दो ऐसे किंगडम्स हैं जो यूनिसेल्युलर हैं. रेस्ट ऑल ऑफ द 3, that is kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia, they all are multicellular in nature. बताया था मैंने, और नहीं बताया तो अभी सुन लो. ठीक है? नहीं याद है तो अभी सुन लो. अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है, इट मीन्स कि इसके सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होंगे. ठीक है? मीन्स एक सेल्स में पूरा बॉडी का काम नहीं होगा, अलग अलग सेल्स, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है? अब ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मीन्स वो किस तरह से बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहला लेवल आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सेल्स हैं, मल्टी सेल्यूलर है ना, मल्टी सेल्यूलर है, तो जो सेल्स हैं वो जस्ट एक स्कैटर्ड फॉर्म में लाइक प्रेजेंट है बस, है ना. कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन या फिर ऑर्गन या कुछ ऐसी चीज ये लोग नहीं बना रहे. सेल्स हैं, देयर आर मल्टी सेल्स जो कि एग्रीगेटेड हैं, एक फॉर्म ऑफ एक पर्टिकुलर शेप में दे आर एग्रीगेटेड, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम. ये सारी चीजें नहीं, बस सेल्स हैं, वो एक शेप में या एक साइज में दे आर एग्रीगेटेड, एक साथ प्रेजेंट हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑर्गन.
कि ये हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, या फिर वो क्या है हमारा लंग्स है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये काम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। नाउ यू मे वंडर कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो ऐसे मतलब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकर के बैठे हुए हैं, प्रेजेंट है। ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिसमें, अच्छा मैं अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगी, कुछ कुछ फाइलम्स के लिखवाऊंगी, बट सारे जब हम फाइलम्स को डिटेल में कवर अप कर रहे होंगे ना तब हम वहां पर देखेंगे। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने डिफरेंट फाइलम्स को लर्न करने की भी ट्रिक डाल रखी है, अगर वो नहीं आती है वो भी देख सकते हैं आप, शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है वो, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। अगर आपको अलग अलग फाइलम्स को ट्रिक मतलब लाइन वाइज याद करना है तो आप वो भी याद कर सकते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर जस्ट एग्रीगेटेड टुगेदर, ठीक है, बट दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ टिश्यू या ऑर्गन, ये सब नहीं मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ सेल्स हैं जो कि एक शेप में एग्रीगेटेड हैं, दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है भाई, आपने एक चीज तो पढ़ी ही होगी, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, सो आई कैन एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट आपको ये तो पता ही होगा ना कि एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स फर्दर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, जब सेम ओरिजिन की सेल्स होती हैं वो एग्रीगेट करती हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन चल के पूरा ऑर्गन सिस्टम विच फर्दर मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। ये तो पता ही होना चाहिए इफ यू आर अ बीएससी स्कॉलर, तो ये इतनी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। राइटिंग तो बच जाना थोड़ी गंदी कर दी है मैंने, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स बस एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि फाइलम पोरीफेरा में पाए जाते हैं। अब वही सेल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं, ठीक है, जो सेम ओरिजिन की सेल्स हैं दे आर नाउ ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ठीक है। अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना, वो जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर करेंगे वहां पर मैं बताऊंगी आपको। तो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो है जो सेल्स अभी तक एग्रीगेटेड थी सिर्फ, वो आकर के कॉम्पैक्ट होकर के उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया कह सकते हैं, जिसको हम अब क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। तो अब ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सीलेंट्रेट्स में। सीलेंट्रेट्स में आपके आते हैं हाइड्रा, हाइड्रा का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, हाइड्रा सीलेंट्रेटा का मेंबर है। सीलेंट्रेट्स का एक और मैं आपको बता दूं कि इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक सेक्सुअल फॉर्म होती है और एक एसेक्सुअल फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा, दीज आर द टू फॉर्म्स। अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं फाइलम सीलेंट्रेटा करवाऊंगी तो फॉर श्योर ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है, तो इसमें अभी आप इतना परेशान ना हो। नाउ कमिंग टू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यूज जो थे तो सेम टाइप के जो टिश्यू थे वो एग्रीगेट करके उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑर्गन बना लिया। अब उस ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया कि भाई मैं तो ये काम करूँ, ठीक है। ये जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ये हेलमिन्थ्स में बहुत कॉमन पाया जाता है। हेलमिन्थ्स बोले तो हेलमिन्थीज बोले तो आपके जितने वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वेदर दे आर फ्लैट वॉर्म्स दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस। देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख दे रही हूँ
एग्जाम्पल्स आप इधर से लिख लीजिएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है, जिनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, और एस्केलमेंथिस, दे आर नोन एज राउंडवर्म्स, ठीक है। तो ये जो हेलमेंट्स होते हैं, इनमें आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज करती हूं फटाक से। नाउ अब डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। देखो ये एवोल्यूशन की तरह चल रहा है ना। सबसे पहले सेल थी, है ना। सेल अब एग्रीगेट हुई, उन्होंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो वो सेलुलर लेवल हो गया। सेल्स अब जितने सेम ओरिजिन की थी सेल, या जिनका सेम काइंड ऑफ फंक्शन था, वो दे केम टुगेदर, दे फॉर्म टिश्यू, ठीक है। अब वही जो टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज थे जिनका सेम फंक्शन था, उन्होंने ऑर्गन बना लिया। अब अलग अलग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। अपना एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि अब तो ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर पाया ही जाता है ना। अलग अलग ऑर्गन्स हैं भाई, हार्ट है, लिवर है ना। और कौन से ऑर्गन्स हैं भाई, इतने सारे तो ऑर्गन है, किडनी है और पैनक्रियाज है, फलाना धमाका, इतने सारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स का एक सिंक्रोनाइज्ड काम होता है, ठीक है। अब कब किसको किस तरह से रिएक्ट करना है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हार्ट और लंग्स का एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न होता है। वो अगर उसको कोई सिग्नल देगा तभी आगे दूसरा वाला ऑर्गन काम करेगा। एक ऐसा सिस्टम जहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ सिंक्रोनस मैनर, उसको हम कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहां पाया जाता है, ये आपके आर्थ्रोपोड से लेकर पूरा कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आर्थ्रोपोड से लेकर के पूरा कॉर्डेट्स तक आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आई होप सो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। थोड़ा बहुत आ गया। क्या क्या बताया मैंने कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन ऑर्गन लेवल होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा। और ऑर्गन सिस्टम है अगर तो ऑफ कोर्स पूरा ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन सिस्टम से ही मिलकर के बना हुआ होता है। ऑलराइट, so now coming on to the next level of classification, that is symmetry. अब होता क्या है, हमने सिमेट्री देखी। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम कट करते हैं तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। वर्ड टू बी नोटेड दैट किस प्लेन ऑफ सिमेट्री से ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हमने तीन तरह से क्लासिफाई करा है। थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में दे आर क्लासिफाइड। द फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, देन रेडियल ऑर्गेनिजम्स एंड देन बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स। If we talk about asymmetrical organisms, तो asymmetrical में A means absent means कोई भी सिमेट्री नहीं है। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दे आर पोरीफेरेंस। देखो पोरीफेरेंस में जितने भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो आपको पोरीफेरेंस में ही मिलेंगे। पोरीफेरा, दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, चल भी नहीं पाते बेचारे, एक ही जगह पर अटैच रहते हैं, ठीक है। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, दे कैन नॉट मूव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक।
but they are performing their vital life or life की activities, that's why they come under the animal kingdom. ठीक। asymmetrical means हो गया कि ये मान लो कोई आपका स्पॉन्ज है, देखो पोरिफेरंस को ही हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में होल्स होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे फाइलम्स पढ़ेंगे वहां पे मैं सारी चीजें क्लियर करती चलूंगी, ठीक है। अब ये जो पोरिफेरेंस होते हैं इनको आप चाहे जिस प्लेन से काटो, ऐसे काटो, चाहे, अच्छा मैंने डायग्राम थोड़ा गंदा बनाया, इसमें जो सिमेट्री दिख रही है, चलो और थोड़ा सा इसको गंदा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, सो दैट इसमें मुझे सिमेट्री ना दिखे। लेट्स सपोज ये कोई आपका पोरिफेरम और ये इसका सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड ये पोरिफेरम। अब इसको आप किसी भी प्लेन से मुझे इक्वल हाफ में कट करके बता दो तो मैं जान जाऊं कि हाँ दिमाग है तुम्हारे। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, ये तो इक्वल हाफ्स नहीं है, देखो यहाँ पे अलग पोर्शन है, यहाँ पे हम किसी भी प्लेन में इस एनिमल को कट करने की कोशिश करें, we won't get two equal halves at anyhow. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं that they are asymmetrical organisms. All right. तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पोरिफेरा है, क्योंकि पोरिफेरेंस के अंदर ही बाकी सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? इरेज कर रही हूं मैं। नेक्स्ट जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है अगर, ठीक, तो एक ऐसा प्लेन होगा, ये एक ऐसा प्लेन है, ये एक ऐसा सेंटर ऑफ पॉइंट है, अगर हम उस सेंटर ऑफ पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट से किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे, देन वी विल गेट टू इक्वल हाफ्स। देखो अगर हमने ऐसे कट किया तो हमें, अगर ऐसे इस प्लेन में कट किया तो देखो एक ये हाफ मिल गया और एक ये हाफ मिल गया। इस प्लेन में कट किया तो एक ये हाफ मिल गया, इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, और एक नीचे वाला हाफ मिल गया। इस प्लेन में कट किया तो एक इधर ये वाला इक्वल हाफ और एक इधर। समझ आया? चलो इस प्लेन में भी कट करके देख लेते हैं। ऐसे प्लेन में कट किया तो हाफ ऊपर नीचे हाफ, ठीक है। अब मैंने कोई सेंटीमीटर या लाइन से तो बनाया नहीं, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम भले ऐसा ऊपर नीचे लग सकता है, बट समझने की कोशिश करो कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट होगा, एक ऐसा सेंटर पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, एक ऐसा सेंट्रल प्लेन होगा जहां से अगर हम अपना प्लेन कट करने के लिए पास करते हैं, देन वी विल गेट टू इक्वल हाफ्स फॉर श्योर। तो ऐसी काइंड ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी भाई? पोरिफेरा के बाद कौन आता है, बता दो जल्दी जल्दी मुझे। पोरिफेरा के बाद कौन आता है? सीलेंट्रेटा। दे कम आफ्टर पोरिफेरा। तो सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। एक उनके बॉडी में एक सेंटर पॉइंट होगा जहां से अगर आप अपना प्लेन पास करते हैं देन यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। और टीनोफोरा में भी पाई जाती है, टीनोफोरा। देखो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा भाई भाई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं सीलेंट्रेटा बोल के टीनोफोरा भूल जा रही हूँ तो उसको अपने आप से ऐड ऑन कर देना, ठीक है, इतना कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये दोनों भाई भाई हैं तो साथ में ही चलते हैं। अच्छा, रेडियल सिमेट्री की एक खास बात, वो तो खैर जब मैं इकाइनोडर्म्स में आऊंगी तब बताऊंगी आपको, बट अभी सुन लो कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है ना, इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना, इकाइनोडर्मेटा में वही आपकी जो स्टार फिश आती है वो एक फिश नहीं है बच्चे, वो एक इकाइनोडर्म है। उसके अंदर इकाइनो
डर्म्स के कैरेक्टर है, ना कि वो फिश है। फिश आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है वर्ड, ठीक है। तो स्टार फिश जो होती है ऐसी वाली बनी हुई है फिलहाल, इसमें होता क्या है ना कि जो इकाइनोडर्म्स का जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। बट इसका जो लार्वा होता है, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहां पर लार्वा जो है वो मोर डेवलप्ड है देन एडल्ट, उसकी सिमेट्री बदल जा रही है। बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये मोस्ट एडवांस्ड काइंड ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो एडवांस काइंड ऑफ सिमेट्री आपके लार्वा में देखने को मिल रही है, बट एडल्ट्स में क्या मिल रही है? रेडियल सिमेट्री। अगेन यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ऐसा होगा जहां से अगर आप अपने एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में कट करना चाहेंगे तो इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आपको 2 याद रखना है। बट इकाइनोडर्म का एडल्ट, अगर आप इकाइनोडर्मेटा लिख रहे हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो उसके आगे कॉमा लगा के एडल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। बाय, टू, ठीक है। क्या होता है इसमें? ऐसी काइंड ऑफ सिमेट्री जहां पर अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेन होगा जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को अगर कट करेंगे ऐसे, देयर इज वन सिंगल प्लेन। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें जो कि मोस्ट एडवांस्ड है, हमारे अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। ये एक सिंगल प्लेन है, अगर हम इस सिंगल प्लेन से अपने आप को कट करेंगे देन वी विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। अदरवाइज अगर हम अपने आप को ऐसे मान लो कट करने की कोशिश करें या किसी भी अदर प्लेन में कट करेंगे, देन वी वोंट गेट 2 इक्वल हाफ्स। देयर इज ओनली वन प्लेन जहां से हम अगर काटेंगे, देयर इज ओनली वन प्लेन जहां से हमको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना रेडियल और बाइलेटरल में, यहां पर सिर्फ एक यही ऑप्शन ही है, ठीक है। रेडियल में क्या है कि एक सेंटर पॉइंट है, अगर आपने ऐसा मन किया, आपने ऐसे काट दिया तब भी 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। आपका मन किया नहीं मैं इस प्लेन में काटूंगा, तब भी आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही प्लेन है ना, सिर्फ एक ही प्लेन में अगर आप काटेंगे तभी आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, अदरवाइज यू वोंट गेट 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सिमेट्री व्हिच इज बाइलेटरल सिमेट्री। यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है, यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है क्या? दैट more developed the organism, more developed organism उसकी उतनी ही कम सिमेट्री होगी, लेस सिमेट्री। हम अपने आप को सिर्फ एक ही प्लेन में कट करके 2 इक्वल हाफ्स पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्लेन में अपने आप को कट कर रहे हैं और हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, नो नेवर, ठीक है। सो ये कंक्लूजन यहां से निकलता है कि जितना डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर उतनी ही कम सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब ये किस में पाया जाता है? सीलेंट्रेट्स तक तो वहीं पाया गया, रेडियल में। अब उसके बाद कौन कौन बचा आपके पास? प्लैटीहेल्मिन्थ से पूरा कॉर्डेट, पूरा हेल्मिन्थ से, अच्छा हेल्मिन्थ को थोड़ा सा अभी यहाँ पे साइड रखते हैं, ठीक है। वो जो मैं प्लैटीहेल्मिन्थ या एस्केल्मिन्थ पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसको थोड़ा साइड रखते हैं।
फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि एनेलिडा से कॉर्डेट्स तक बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। समझ आया? पहला था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वाज सिमेट्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बॉडी वॉल, या फिर हम इसी को जर्म लेयर्स भी बोल सकते हैं। जर्म लेयर्स, ठीक है, जर्म लेयर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। होता क्या है, तुम्हें ये तो एक बेसिक सा आइडिया है ही कि एक ओवा होता है और एक स्पर्म होता है। ठीक है, ये दोनों फ्यूज करते हैं, एक सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। ठीक, एक ओवा, एक स्पर्म है, दे टुगेदर फ्यूज, दे फॉर्म अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। पता है ये तो पता ही होगा भाई। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में फर्दर क्या होता है, डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, डिवीजन्स होते हैं। अब 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते डिवीजन्स होते हैं। तो यही जो जाइगोट है ना, इसी में अलग अलग लेवल्स आते हैं, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारे अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक, अब होता क्या है, ये जो सेल्स बन रही हैं भाई, मोरुला में सेल डिवाइड होकर एक स्टेज बनी जिसको हमने मोरुला बोल दिया, वही सेल्स और डिवाइड करेंगे फर्दर, ब्लास्टुला बोल देंगे। जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे स्टेज डिवाइड कर देते हैं। अब वो सेल्स, भाई सेल का नंबर तो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है ना, अब वो सेल्स अपने आप को किस तरह से अरेंज कर रही हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसको हम कह देते हैं जर्म लेयर्स या फिर बॉडी वॉल। ठीक है, अगर जितनी भी सेल्स हैं, अगर उन्होंने अपने आप को दो लेयर्स में डिवाइड कर दिया, एक सेल का लेयर ये हो गया, एक सेल का लेयर ये हो गया, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। देखो बॉडी वॉल और ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों कनेक्टेड फिनोमेना है, तो समझ लेना साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिर्फ दो बॉडी वॉल या दो जर्म लेयर्स बन रही हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लो मींस टू एंड टू जर्म लेयर्स कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब यहाँ पर जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, साथ में ही बीच में थोड़ा सा ये स्कैटर्ड फॉर्म में थोड़ी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पाउच के फॉर्म में या स्कैटर्ड फॉर्म में, ऐसे समझ लो, उनको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, अभी समझते जाना धीरे धीरे। ठीक है, ये तीनों फिनोमेना कनेक्टेड है, समझ लो एक बार में। मैंने क्या बोला कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर उन्होंने अपने आप को दो लेयर्स में अगर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। अब अगर दो ही जर्म लेयर्स हैं तो हम उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। ठीक, समझ आई बात? बट अगर सेल ने अपने आप को तीन लेयर्स में, 1 2 3, अगर सेल्स ने अपने आप को 3 डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएट कर लिया, एक अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, एकदम आउटर वाली एक्टोडर्म। अब ये क्या हो गए, ये 3 जर्म लेयर्स हो। ठीक है, इन्हीं जर्म लेयर्स से आपके फर्दर ऑर्गन्स का ओरिजिन होता है। ये टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन का है, सुना है ना, ये चीज पढ़ी होगी कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो यही जो जर्म लेयर्स हैं, यही आगे फर्दर चल करके टिश्यू का या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो अगर दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, जर्म लेयर्स 3 तरह की होती हैं,
सिंपल ऐसे याद रखो, जर्म लेयर्स 3 तरह की होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, समझे? अब ये 3 जर्म लेयर्स के नेम हैं। अगर 2 ही जर्म लेयर्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बट अगर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, तब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बात समझ आई? इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये समझ गए हो आई थिंक। अगर नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से आप चेक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा। आ गई बात समझ? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक में जो जर्म लेयर्स हैं वो है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, वो 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, और कभी कभी जो बीच वाली जो लेयर है ना, वो प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होती है। जो बीच वाली लेयर है वो प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होती है, उस टाइम पे हम इसको बोल देते हैं मीसोग्लिया। डन? समझ गए बात? चलो, अब यह से बात आती है सीलोम। सीलोम बोले तो सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। देखो बच्चे, हमारी बॉडी को आप एक ऐसा होलो ड्रम की तरह इमेजिन, ठीक है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, है ना? अब अंदर पाए जाने का मतलब क्या? कि कहीं उसको स्पेस मिलेगी तभी तो वो जाकर के बैठ पाएगा। भाई अगर ये स्पेस ना होती तो यहाँ तुम्हारा ये स्टमक, फिलहाल ये स्टमक तो नहीं है, कुछ और ही लग रहा है, ठीक है? ये आपका हार्ट, ठीक है? फिर ये आपके लंग्स, जो भी लग रहा है इमेजिन कर लो, ये किडनी, इन सबको थोड़ा सा स्पेस मिला है, उसी में तो आकर के ये एकोमोडेट हुए हैं। अगर यहाँ पर इनको इतनी स्पेस ना मिलती तो ये कहाँ पाए जाते? नहीं पाए जाते ना। तो ये जो स्पेस है जहां पर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इस स्पेस को कहते हैं सीलोम। सीलोम आई बात समझ? ऐसी स्पेस जहां पर आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उस स्पेस को हम कह देते हैं सीलोम, या फिर हम इसी को बॉडी कैविटी भी कह देते हैं। चलिए, आपके लिए इसको बॉडी कैविटी भी कह दिया मैंने, ठीक है? अब ये जो बॉडी कैविटी है ये बनती कैसे? ये आपकी बॉडी, ठीक है? दिस इज योर बॉडी। डन? ये बाहर वाली लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म। ये जो मैं ब्लैक्स बना रही हूँ ये है एक्टोडर्म, ठीक है? गंदी बन रही है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब मुझे लग रहा है ना, मुझे मार्कर और खींचने पड़ेंगे। अंदर वाली जो लेयर है ये कौन सी है? एंडोडर्म। एंडोडर्म है ये, अंदर वाली जो लेयर है ये एंडोडर्म है। डन? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में बची मीजोडर्म। अब ये जो मीजोडर्म होती है ना, मेन काम इसी का है। मीजोडर्म क्या करेगी?
बाहर वाली लाइनिंग को कवर करेगी। बाहर की जो लेयर है उसको कवर करेगी। सिमिलरली अंदर की जो लेयर है उसको भी कवर करेगी। आई बात समझ? मीन्स मीजोडर्म ना रही, मीजोडर्म ना रही बच्चे। उसने तो एक्टोडर्मिक के अंदर और एंडोडर्म के बाहर अपने आप को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो इतना स्पेस बचा आपका, ये इसी को तो हम कह रहे हैं, ये स्पेस बचा है ना, इसी को तो कह रहे हैं सीलोम। ठीक है, आ रही है ना बात समझ? मीन्स हुआ क्या कि जो मेसोडर्म थी ना, उसने आपके आउटर कवरिंग को, दैट इज एक्टोडर्म, इनर जो लेयर है दैट इज एंडोडर्म, इन दोनों को ही लाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ही क्या कर दिया? लाइन कर दिया। मीन्स वो खुद डिवाइड होकर के थोड़ा एक्टोडर्म के पास चली गई, एक्टोडर्म के अंदर, और थोड़ा एंडोडर्म के बाहर। ठीक है ना? तो बीच का जो स्पेस बचा ये वाला, इसको हम सीलोम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? मैंने क्या बताया? मीजोडर्म लाइन कर रही है एक्टोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के बाहर। ठीक है, सीलोम इधर आ जाओ। ए सीलोमेट किसको बोलेंगे अब हम? बताना जरा। जहां पर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ए एब्सेंट, सीलोमेट सीलोम। जहां पर सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम कह देंगे ए सीलोमेट। अब मुझे ये बताओ कि सीलोम बना कौन रहा है? ये कौन था जिसने लाइन कर दिया है एंडोडर्म के अंदर और एक्टोडर्म के बाहर? मीजोडर्म थी ना वो, जिसने इन दोनों को लाइन अप करा है, वो मीजोडर्म थी ना। अब जहां पर ये मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या सीलोम घंटा बनाएगी? बताओ, बना पाएगी वो सीलोम? और श्योर नहीं बनाएगी। अब जहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं, वो सीलोम बनाएगी ही नहीं, क्योंकि सीलोम बन ही रहा है मीजोडर्म से। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? तो जहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं, वहां पर सीलोम प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो ए सीलोमेट का एग्जाम्पल कौन कौन होगा बच्चे? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, तीनों फोरा भी लिख देना। एक और लिख देना, प्लैटी हेलमिंथिस। ये क्या बोल दिया मैंने कुछ तो गलत बोला है। मैं जब जर्म लेयर्स बता रही थी तो मैंने बोला था हेलमेंथ्स को हम थोड़ा साइड में रखेंगे ना। तो ये जो प्लैटी हेलमिंथिस है ना, ये ए सीलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं तब बताऊंगी आपको जब हम ये फाइलम पढ़ रहे हैं। डन? तो अभी इसको याद रख लो, मैं बताऊंगी तब आपको जब मैं आपको फाइलम प्लैटी हेलमिंथिस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ए सीलोमेट्स की कैटेगरी में प्लैटी हेलमिंथिस भी आते हैं। उसके बाद स्यूडो सीलोमेट अभी बताती हूँ। बाद अब प्लैटी हेलमिंथिस के बाद एस्केलमिंथिस आता है। एस्केलमिंथिस को भी थोड़ा पॉज रखो, और उसके बाद मैं बोल दे रही हूँ कि एनेलिड से लेकर के कॉर्डेट्स तक क्या है? सब एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब क्या है? सीलोमेट्स है। ठीक है, आ रही है बात समझ? बचे ये भाई साहब, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब हुआ क्या ना कि मीजोडर्म लाइन कर रही थी,
एक्टोडर्म के अंदर, एंडोडर्म के बाहर लाइनिंग कर रही थी, लेकिन पहली बार कर रही थी तो उसके पास इतनी अक्ल नहीं थी कि वो कायदे से लाइन अप कर दे। ठीक है, तो पहली बार उसके पास इतनी अकल नहीं थी कि वो कायदे से लाइन अप कर दे। किसको लाइन अप करेगी? एंडोडर्म के बाहर, एक्टोडर्म के अंदर, याद रख लो। तो पहली बार जब वो लाइनिंग कर रही थी तो उसके पास इतना दिमाग नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे पाउचेस के फॉर्म में रख दिया, ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में। मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तो किया अपने अंदर, लेकिन पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट। क्योंकि तुम पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तुमने कायदे से लाइनिंग नहीं करी है, इसलिए तुम फॉल्स हो, तुम झूठे हो, तुमने अपना किया वादा नहीं निभाया, इसलिए यू आर स्यूडोसीलोमेट्स। एग्जाम्पल, फाइलम, राउंडवॉर्म्स, इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई थी, जर्म लेयर, सीलोम एंड डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तीनों नेचर आपस में कनेक्टेड है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। सुनो, क्या बोला मैंने कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक सिंगल जाइगोट बनता है, ठीक है, उस जाइगोट में होता है डिवीजन हुआ तो अलग अलग स्टेजेस बनी, लिखा था मैंने, मोरुला, प्लास्टुला, गैस्ट्रुला, अलग अलग स्टेजेस बनी। ठीक है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वो सेल ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में तो प्रेजेंट रहेंगी नहीं, थोड़ा दिमाग आ गया उनके पास, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगी। अब जब वो ऑर्गेनाइज कर रही होंगी अपने आप को, उस टाइम पर क्या होगा कि जो सेल्स है ना, वो अपने आप को अलग अलग लेयर्स में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो अपने आप को सिर्फ 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट कर रही हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देन दे आर टर्म्ड टू बी एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बट अगर उन्होंने एक और लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज मेसोडर्म, तब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो जाएंगे। समझ रही बात? इतनी बात समझे कि 3 जर्म लेयर्स में जो सेल्स थी उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंडो अंदर, एक्टो बाहर, मेसो बीच का। डन? अब ये इतनी बात क्लियर है ना? इसके बाद में अब फिर जब मैं बता रही हूँ तो ये बोला मैंने कि सीलोमेट और एसीलोमेट या स्यूडोसीलोमेट क्या होते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो मेसोडर्म आई है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, ये जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, ये एक्टोडर्म जो कि बाहर वाली लेयर है तो उसको अंदर से लाइन अप कर देती है, और जो एंडोडर्म है जो कि अंदर वाली लेयर है उसको बाहर से लाइन अप कर देती है। तो ये जो बीच में स्पेस बच गई, इसको हम बोल देते हैं सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी के अंदर ही आपके डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर इसने अपना काम सही से किया है तब तो ये सीलोमेट्स हैं, बट अगर मेसोडर्म ने अपने आप को एकदम अच्छे से लाइन अप नहीं किया है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तब वो स्यूडोसीलोमेट्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। ठीक है, लेकिन अगर मेसोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मेसोक्लिया प्रेजेंट ही नहीं है, तो सीलोम तो बनेगा ही नहीं ना। सीलोम बन ही रहा है मेसोडर्म के डिफरेंशिएशन से, तो जब मेसोडर्म ही नहीं प्रेजेंट है तो सीलोम कहाँ से बनेगा बताओ मुझे? नहीं बनेगा। तो इसलिए जहां पर मेसोडर्म नहीं वहां पर सीलोम नहीं। सीधी बात, नो। जो मेसोडर्म सेल्स हैं अगर वहां वो प्रेजेंट नहीं है तो सीधी बात है कि वो आपके एसीलोमेट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ऑलराइट,
अब फटाफट से हम ये जो नीचे 2-3 और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं मैंने, ये मैं बता देंगे। अच्छा सुनो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना अलग अलग भी है, जैसे हम और भी पढ़ेंगे, लाइक उनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है, स्केलेटल सिस्टम कैसा है, व्हाट, मतलब अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। बट ये जो एकदम बेसिक सी चीजें हैं, अगर ये आपकी कंफर्म नहीं होंगी ना, अगर ये आपके क्लियर नहीं होंगे बेसिक्स, बाकी जैसे नर्वस सिस्टम है तो वो मैं आपको जब फाइलम पढ़ा रही होंगी तब बता दूंगी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम है तो मैं बता दूंगी कि एंडोस्केलेटन है कि एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन है तो किस चीज़ का है, स्पिक्यूल्स का है कि बोन्स का है कि क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं फाइलम पढ़ा रही हूँ कोई और उसी फाइलम के बीच में मुझे ये सारी चीज़ें वापस से एक्सप्लेन करनी पड़ी तो थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसीलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले करवाना एक इम्पॉर्टेंट इसको पॉइंट पे रखा। आई थॉट कि इसको मैं पहले करवा दूँ सो दैट आपके भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड जब हम फाइनल्स पढ़ रहे होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी क्लासिफिकेशन का बेसिस बहुत है, अलग अलग चीज़ें हैं, हम वो जब फाइलम पढ़ेंगे तभी डिटेल में उसको वहाँ पर देखेंगे, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो हम लोग जो है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, कंप्लीट इन द सेंस कि हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं, एक है माउथ और एक है एनस। तो अगर माउथ से लेकर के एनस तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बट अगर एक सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। मींस एक सिंगल ओपनिंग से ही इंजेक्शन भी हो रहा है और इजेक्शन भी हो रहा है सिंगल ओपनिंग से, या फिर इजेक्शन का कोई और मेथड होगा, बाय बॉडी वॉल सरफेस पे कोई डिफ्यूजन हो जाए या कुछ भी, मतलब अलग वे होगा। फिलहाल ये नहीं होगा कि दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन तो हो जा रहा है, इजेक्शन वेदर वो इसी ओपनिंग से भी हो सकता है या बॉडी के सरफेस से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो अगर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, सिंगल ओपनिंग अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग अगर प्रेजेंट है तो बच्चा वो इनकम्प्लीट टाइप का बॉडी प्लान है, या इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहां पर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। कंप्लीट बॉडी प्लान में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, हम इस केस को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट बॉडी प्लान कहते हैं। इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं और कंप्लीट वाले को ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। क्यों देखो, एनिमल किंगडम जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आप अपनी बॉडी को बॉडी मत समझो, तब आप अपनी बॉडी को एक ड्रम समझो, ड्रम, ठीक है। ये तुम्हारी बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर आपकी एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक ये बड़ा वाला ट्यूब और उसके अंदर ये छोटा वाला ट्यूब, इसलिए कंप्लीट बॉडी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम और एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। समझ गए ये बात? तो ये दो चीजें हो गई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आ जाओ। भाई देखो, जो छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके पास कोई हार्ट वार्ट तो है ना, कि उनका जो है हार्ट प्रेजेंट हो तो प्रॉपर वेन्स में और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, नहीं। इसलिए दो तरह का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं, वो मान के चलो तो जो ब्लड है, बेसिकली ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं साइनस। अब देखो, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है भाई, जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई बात ही नहीं। जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां कोई बात ही नहीं है।
लेकिन जहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जहाँ पे हार्ट बन गया, ठीक है, अगर हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक, तो वो डेवलप ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ हार्ट ही है, तो उसके पास ऐसे वेन्स, कैपिलरीज और ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि हार्ट ब्लड को पंप करेगा और डायरेक्टली जितने भी टिश्यूज होंगे वो इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसी में नहा लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली साइनस, ये जो स्पेस है ना जहां पर ब्लड आकर के पूरा भर जाएगा, इस स्पेस को, इस कैविटी को हम साइनस कहते हैं, साइनेसिस कह दो, या फिर इसी को तुम एक और नाम से बुला सकते हो, हीमोसील, ठीक है, डन। अगर कैपिलरीज में ब्लड नहीं फ्लो कर रहा है या कोई ऐसा ट्यूब तरह का कोई एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो कर सके, ब्लड कैपिलरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, अयोटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए ब्लड क्या करेगा, हार्ट पंप करा ब्लड और वो डायरेक्टली आकर के कैविटी में भर गया, जिस कैविटी को हम कह रहे हैं हीमोसील कैविटी या फिर साइनसिस, ठीक है। ये ओपन टाइप का है क्योंकि यहाँ पे ब्लड किसी वेन्स में, किसी ट्यूब में फ्लो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली ब्लड आकर के कैविटी में पोर हो जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर प्रॉपर वेन्स में, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, वेन्स में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो देखो इसको हम क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको भी फटाफट से इरेज कर देती हूँ मैं। अब एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन बेसिस, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की है। अभी मैंने बताया था ना कि जितने भी आपके ये ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, वो किसी ना किसी जर्म लेयर के सपोर्ट से बनते हैं। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन की नोटोकॉर्ड होती है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये नोटोकॉर्ड जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है दे आर नोन एज कॉर्डेट्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है इनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है दे आर नॉन कॉर्डेट्स। डन। अब ये कॉर्डेट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं भाई इस बेसिस पे कि नोटोकॉर्ड जो है इसी फॉर्म में प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ या फिर ये आगे चल करके चेंज हुई है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अगर वो नोटोकॉर्ड आगे मॉडिफाई हो गई वर्टिब्रल कॉलम में तब तो वो ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट कहलाएंगे, और अगर वर्टिब्री नहीं फॉर्म हुई है, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, तो वो इनवर्टिब्रेट कहला देंगे। सो ये था आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अगर समझ आया हो तब बताना, एंड अगर नहीं समझ आ रही है कोई चीज देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट करो कि हाँ ये चीज नहीं समझ आई है, आई विल बी देयर फॉर यू टू आंसर योर क्वेश्चन। So that was all about today's video. Till then, tata bye bye, take care, namaste.